हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 2 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है, पीवी सिंधु बीकेम ओनली द सेकंड इंडियन एथलीट आफ्टर रेसलर सुशील कुमार एंड द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द कंट्री टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। तो पीवी सिंधु दूसरी इंडियन एथलीट बन गई है जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं। पहले ऐसे एथलीट है रेसलर सुशील कुमार, और पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते हैं। इसके अलावा मेंस हॉकी टीम इन सेमीज, और ऐसा लगभग 40 साल के बाद हुआ है कि मेन की हॉकी टीम सेमीफाइनल्स में गई है। तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया हॉकी में अच्छा परफॉर्म करता था जब तक हॉकी ग्रास पर खेली जाती थी, लेकिन फिर बाद में हॉकी को आर्टिफिशियल सरफेस पर खेला जाने लगा, जिसके कारण इंडिया को वहां पर एडवांटेज नहीं रहा। क्योंकि होम जब वो इंडिया में रहते थे तब तो फिर वो ग्रास पे ही प्रैक्टिस करते थे और फिर वहां पर आर्टिफिशियल सरफेस होता था, तो ये वाली कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई थी। तो इंडिया डिफीटेड ब्रिटेन 3-1 एट द ओई हॉकी स्टेडियम संडे to come closest to an Olympic medal in 41 years and made it to the last four। तो पहली बार इंडिया लास्ट 4 टीम्स में गया है, सेमीफाइनल्स में गया है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। पुलिस सर्वे दांतेवाड़ा विलेजेस, डू नक्सल्स होल्ड मीटिंग्स, डू दे स्टे हियर, यस और नो। तो बेसिकली दांतेवाड़ा विलेजेस में अब पुलिस के द्वारा सर्वे करा जाएगा, ये देखने के लिए कि वहां पर नक्सल की कितनी ज्यादा प्रेजेंस है, वहां पर कितने ज्यादा नक्सलाइट्स प्रेजेंस है। तो सर्वे ब्रेन चाइल्ड है दांतेवाड़ा सुपरिटेंडेंट का, और बेसिकली वो कलेक्ट करेंगे डेटा ग्राम पंचायत और वहां पर रहने वाले लोगों के द्वारा, और उसके बाद एरिया को क्लासिफाई कर देंगे कि वो ग्रीन जोन है, येलो जोन है, रेड जोन है। तो ग्रीन का मतलब ये होगा नक्सल फ्री एरिया, यहाँ पर नक्सलाइट्स की प्रेजेंस नहीं है। उसके अलावा येलो का मतलब होगा नक्सल सेंसिटिव एरिया, और रेड का मतलब होगा नक्सल हाइपर सेंसिटिव एरिया। तो उसके अकॉर्डिंग जब पुलिस को पता होगा कि कैसा एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी भी बनाई जा सकती है। तो वी मेक क्लेम्स ऑफ नक्सल डोमिनेंस डिक्रीजिंग इन द विलेजेस, लेकिन कोई डेटा नहीं है इस चीज को बैक करने के लिए कि कितने नक्सल प्रेजेंट है या फिर नक्सल डोमिनेंस खत्म हो गया है। तो इसके लिए सर्वे किया जाएगा, और ये सर्वे हर 6-6 महीने पर किया जाएगा, ये देखने के लिए कि जो अंडरस्टैंडिंग है एरिया की वो पुलिस के पास ठीक तरीके से हो, ताकि पुलिस उस हिसाब से रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजाइज कर सके और नक्सल प्रेजेंस अगर है तो उसे खत्म कर सके। तो इफ इवन वन ऑफ द क्वेश्चन इज आंसर्ड विद यस, तो अगर एक भी जवाब यस के द्वारा आंसर किया जाता है लोगों के द्वारा, तो इस विलेज को येलो विलेज बना दिया जाएगा। तो किसी को अगर रेड विलेज मार्क करना है तो विलेजर्स एंड गवर्नमेंट फंक्शनरीज को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं सर्वे में, जैसे कि नक्सल इंसिडेंट क्या विलेज में पिछले 1 साल में देखी गई है, या फिर जो आम नक्सल्स हैं वो विलेज में विजिट करते हैं या वहां पर रहते हैं। तो ये काफी अच्छा एक स्टेप माना जा सकता है कि नक्सल प्रेजेंस को कैसे कम किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहाँ पर पेंगुलिन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो इंडिया में इंडियन पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन दोनों पाई जाती हैं। तो इन इंडिया पेंगुलिन बोथ इंडियन एंड चाइनीज आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और साथ ही ये जो दोनों पेंगुलिन है, इंडियन पेंगुलिन और चाइनीज पेंगुलिन, दोनों शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड हैं। IUCN के कंजर्वेशन स्टेटस के अकॉर्डिंग जो पेंगुलिन है वो रेड लिस्ट में आती है। जो इंडियन पेंगुलिन है वो इंडेंजर्ड है, लेकिन जो चाइनीज पेंगुलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अब चाइनीज पेंगुलिन क्यों क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसके ये कुछ भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेंगुलिन स्केल्स हैं वो चाइनीज और वियतनाम मार्केट्स में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जो चाइना है वो पेंगुलिन की स्केल्स को यूज करता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए काफी टाइम से, लेकिन इंडिया में उसकी हंटिंग और पोचिंग पेंगुलिन की बैन है, और अगर ऐसा किया जाता है तो लगभग जेल हो सकती है 7 सालों तक की, और मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है पेंगुलिन को वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर। अब चाइना ने भी ये प्रैक्टिस बैन कर दी है पेंगुलिन को मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती थी। बस इतना आपको पता होना चाहिए, जो इंडियन पेंगुलिन है वो इंडेंजर्ड है, जो चाइनीज पेंगुलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखते हैं एक न्यू हॉटलाइन सेटअप की गई है सिक्किम में बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पीएलए। तो बस मैं आपको लोकेशन बताना चाहती हूँ, कोंगराला कहाँ है, नॉर्थ सिक्किम में, और पीएलए खाम्बा डिजोंग इन तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन। तो इसके बीच में एक हॉटलाइन सेटअप की गई है। तो हॉटलाइन वाज एस्टैब्लिश बिटवीन इंडियन आर्मी इन कोंगराला नॉर्थ सिक्किम एंड द पीएलए एट खाम्बा डिजोंग। ये न्यूज एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको लोकेशन थोड़ा आपके ध्यान में होनी चाहिए कि अगर कभी आए तो आप टिक कर सकें। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ऑन रेलवे टेबल न्यू वंदे भारत ट्रेन स्टेशन रिवैम्प मॉडल। तो अब रेलवे में कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि एक वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन बनाने की बात की गई थी, तो पहले से ही चल रही है। साथ ही स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को साथ में लेकर। इकोनॉमी ऑफ स्केल यूज की जाएगी फ्रेट बिजनेस में। साथ ही फोरे इनटू ग्लोबल मार्केट विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा रेलवेज में, ताकि आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिल सके।
ऑफिशियल सेड दैट अंडर वैष्णव रेलवेज हैव ओवरहॉल द वंदे भारत प्रोजेक्ट। तो पहले जो वंदे भारत प्रोजेक्ट था उसमें कुछ ओवरहॉलिंग की गई है, कुछ नए ट्रेन सेट्स की बात की गई जो कि फ्यूचर में आएंगे, उनके अलग कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होंगे। अगर ऑफिशियल्स की माने तो इंडिया इज ओनली द 9th country in the world to make 180 किलोमीटर पर आवर ट्रेन सेट्स एंड एट करंट प्राइसेस। तो इंडिया नवा ऐसा कंट्री है जो कि 180 किलोमीटर पर आवर पर यहाँ की ट्रेन चल रही है, जो कि वंदे भारत है बेसिकली। और वंदे भारत जो ट्रेन सेट्स है वो चीपर है और अपने ग्लोबल काउंटर पार्ट से, मतलब बाकी जो कंट्रीज होंगे जहां पे ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर पर चल रही है लेकिन वहां पर वो महंगी होंगी, इंडिया में वो चीपर है। तो ऑफिशियल सेड दैट इंडिया इज ओनली द 9th country इन द वर्ल्ड टू मेक 180 किलोमीटर पर आवर ट्रेन सेट्स एंड एट करंट प्राइसेस। इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को लेने की बात की जा रही है स्टेशन रिवैम्प मॉडल में, उसके लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट किया जाएगा ताकि प्राइवेट पार्टनर्स को ओपन किया जा सके। इसके अलावा 2024 तक टारगेट को ओवरशूट करने की बात की गई कि लगभग 3000 मिलियन टन ऑफ फ्रेट कैरिड होना चाहिए एक साल में, जो कि अभी वॉल्यूम है उसका ये 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम है। रेलवेज इसके अलावा एक और सिस्टम बनाएंगे जिसका नाम होगा ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बनाने की बात की गई है, इसका नाम रखा गया कवच। तो रीनेम्ड कवच, द टेक्नोलॉजी विल बी एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर कन्वेंशनल इनकैप सिग्नलिंग। तो अभी जो इनकैप सिग्नलिंग के लिए मैनुअल लोगों को हायर किया जाता तो अब इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसका नाम कवच रखा गया है। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे JNK कॉप्स टू डिनाई सिक्योरिटी क्लियरेंस टू स्टोन पेल्टर्स फॉर पासपोर्ट गवर्नमेंट जॉब। अब जो भी जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करते हैं तो उनको पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और साथ ही वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एनी इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो कोई भी इंडिविजुअल अगर वो लॉ और ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, स्टोन पेल्टरिंग करेगा या क्राइम्स करेगा जो भी सिक्योरिटी ऑफ JNK के लिए खतरा है, तो उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी डिजिटल एविडेंस जैसे कि CCTV फुटेज, फोटोग्राफर्स, वीडियोस एंड ऑडियो क्लिप्स, इन सबको भी अगर ये सारे एविडेंस है तो उनको भी रेफर किया जाएगा और इनके बेसिस पर भी ये सारी चीजें की जा सकती हैं जिससे पासपोर्ट क्लियरेंस को रोका जा सकता है। इन JNK जम्मू कश्मीर में मैंडेटरी है कि जो भी न्यू एंट्रेंट्स है गवर्नमेंट सर्विसेज में उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ता है इंटेलिजेंस यूनिट से। तो अगर इंटेलिजेंस यूनिट ने ये बोल दिया कि हाँ ये स्टोन पेल्टरिंग करता है तो फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। वाइल द गवर्नमेंट इन द पास्ट डिनाइड सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर पासपोर्ट, तो अब जो गवर्नमेंट है लगभग बहुत सारे लोगों को पासपोर्ट क्लियरेंस नहीं दी गई है, उसमें महबूबा मुफ्ती जी भी हैं। तो separatist or involvement in protest against in the latest order made public is first of its kind. Recently the JNK administration denied security clearance। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो पहले वहां की रह चुकी महबूबा मुफ्ती, उनकी माँ, इन सबको भी नहीं दिया गया पासपोर्ट क्लियरेंस। नेक्स्ट हम न्यूज पर चलते हैं। SC टू टेक अप ऑन August 5 प्लीज टू प्रोब इनटू स्नूपिंग क्लेम्स। तो जो स्नूपिंग क्लेम्स है पेगासस के द्वारा कि पेगासस गवर्नमेंट के द्वारा रोपन किया गया स्नूपिंग के लिए, तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट प्ली उसकी सुनेगी। अब प्ली में क्या बातें बोली गई, तो ये बोला गया जो टारगेटेड सर्विलांस है, कैसे मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर का यूज कर रहा है, और ये जो प्रिवेसी है, राइट टू प्रिवेसी, उसका बहुत इन्वेजन है। उसके अलावा प्ली ने कंटेंट किया है कि गवर्नमेंट सर्विलेंस से इंटरसेप्शन कर सकती है, ये सारी पावर्स होती है गवर्नमेंट के लिए कि वो इंटेलिजेंस इंटरसेप्शन या सर्विलांस कर सकती है, लेकिन वो तभी कर सकती है जब पब्लिक इमरजेंसी की बात हो या तो इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी की बात हो। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे राइट टू प्राइवेसी को इन्वेट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो the plea contended that surveillance interception is justified only in cases of public emergency or in the interest of public safety, and the existence of such condition must be inferred reasonably। अब ये सारी कंडीशंस है या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो बोल सकती है कि हाँ पब्लिक इमरजेंसी थी, लेकिन ये पब्लिक इमरजेंसी थी या नहीं थी इसको डिटरमाइन किया जाएगा असेसमेंट के द्वारा। It added that the government had not taken any steps to order an investigation into the charges। स्नूपिंग क्लेम्स थे उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक वाउचर सिस्टम की बात की गई है। डिजिटल करेंसी, जैसे कि सेंट्रल बैंक ने बोला है कि वो जल्द ही एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाले, उससे पहले एक वाउचर सिस्टम देखा गया है, तो ई-रुपी नाम है इसका। तो अभी हम देखते हैं, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैविंग अ डिजिटल करेंसी इन द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक डिजिटल बेस्ड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा ई-रुपी। तो ई-रुपी बनाया गया है NPCI के द्वारा। इसके अलावा और भी लोग इसमें शामिल है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। साथ ही ये जो ई वाउचर सिस्टम हो गया पर्सन स्पेसिफिक होगा, पर्पस स्पेसिफिक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन स्पेसिफिक होगा कि जिस पर्सन के लिए उसी के लिए यूज किया जा सकता है, और जिस काम के लिए यूज कर सकते हो वो भी इसमें स्पेसिफाइड होंगे कि किस पर्पस के लिए से यूज किया जा सकता है। अब ये कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है
जो कि लोगों के मोबाइल फोन्स में डिलीवर किया जाएगा वाया एसएमएस स्ट्रिंग या तो क्यूआर कोड के द्वारा। इसके अलावा ये बेसिकली जैसे प्रीपेड गिफ्ट वाउचर होते हैं वैसा ही होगा और रिडीमेबल होगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर्स के द्वारा ही। इसमें क्रेडिट डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही किसी मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सिस्टम एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। अब वेयर इट विल बी यूज, तो इसको कहाँ यूज किया जाएगा, तो बेसिकली किसी भी जगह यूज किया जा सकता है। तो ई रुपीज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। तो जो वेलफेयर सर्विसेज में लीकेज की चिंता होती है, करप्शन की प्रॉब्लम होती है, तो उससे डील किया जा सकता है इस वाउचर सिस्टम के द्वारा। साथ ही ये बहुत ज्यादा स्कीम्स को डिलीवर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि ड्रग्स और न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है चाइल्ड एंड वेलफेयर स्कीम्स में। तो बेसिकली आप इस वाउचर के द्वारा वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट ले सकते हो। तो यहाँ पर जो रुपए वाली चीजें कि जिसमें आपको कैश में पेमेंट करना, वो सारी चीजें हट जाएंगी। टीबी रेडिकेशन प्रोग्राम्स, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक, तो बेसिकली सारी वेलफेयर सर्विसेज का यूज इसके द्वारा किया जा सकता है। अभी डिफरेंट कैसे डिजिटल करेंसी, तो डिजिटल करेंसी जो अभी लॉन्च करने वाली है सेंट्रल बैंक, उससे डिफरेंट कैसे, तो इन इफेक्ट जो ई रुपी है वो बैक्ड होगी बाय द एग्जिस्टिंग इंडियन रुपी। तो इंडियन रुपी के द्वारा बैक्ड होगी। बेसिकली जो बिटकॉइंस वगैरह है, एथेरियम, ये सब बैक्ड नहीं होते करेंसी के द्वारा। तो अंडरलाइंग एसेट एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ इट्स पर्पस मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अ वर्चुअल करेंसी। तो अब यहाँ पर ये वर्चुअल करेंसी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें अंडरलाइंग एसेट है। जैसे ये बैक्ड होगा बाय द इंडियन रुपी, तो एग्जिस्टिंग इंडियन रुपी के द्वारा बैक होगा, और ये पर्पस स्पेसिफिक है, आप इसे किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे बेसिकली बिटकॉइन वगैरह है, वो पर्पस स्पेसिफिक नहीं होता, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो। एंड पुट इट्स क्लोजर टू अ वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम, इसीलिए इसे वाउचर बेस्ड पेमेंट सिस्टम बोला गया है। अब व्हाट आर दीज प्लान्स, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि वो जल्द ही एक सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाएगी। सेंट्रल बैंक की जो डिजिटल करेंसी होगी वो बेसिकली जो फिएट करेंसी उसी का डिजिटल फॉर्म होगी। ये जो बाकी वर्चुअल करेंसी जो होती है प्राइवेट वर्चुअल करेंसी होगी, वैसी नहीं होगी, एक्चुअली फिएट करेंसी की डिजिटल फॉर्म होगी। तो सीबीडीसी क्यों डिजायरेबल, क्यों जरूरत है कि सेंट्रल बैंक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाए, वो इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल प्राइवेट वीसीज आ रही, वर्चुअल करेंसीज आ रही। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में किसी ने आज इन्वेस्ट किया तो कल उसके रेट बहुत ज्यादा अप और डाउन हो जाते हैं, जिससे लोगों का काफी पैसा कभी कभी डूब भी जाता है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिजायरेबल है कि ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाया जाए, एक डिजिटल करेंसी लाई जाए आरबीआई के द्वारा। तो सीबीडीसी इज डिजायरेबल नॉट जस्ट फॉर द बेनिफिट दे क्रिएट इन पेमेंट सिस्टम, पर इसके लिए भी जरूरत है जो लोग ऐसे प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के उसमें पड़ जाते हैं, उससे वो बाहर आके सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट कर सके। अब डज इंडिया हैव एन एपेटाइट फॉर अ डिजिटल करेंसी, तो यहाँ पर कुछ बताया गया। पहली बात ये, डिजिटल पेमेंट्स का हम देख रहे हैं पेनिट्रेशन हुआ है, डीमोनेटाइजेशन के बाद तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ डिजिटल पेमेंट्स का। उसके अलावा जो इंडिया की हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो है, तो एक अनदर बेनिफिट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है सीबीडीसीज का। और तीसरी बात जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज है जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, ये अनदर रीजन है कि लोगों को इनसे बाहर निकाल के जो सेंट्रल बैंक के द्वारा है उसको यूज करवाया जाए। सेंट्रल बैंक हैव अ ड्यूटी टू सेफगार्ड पीपल्स ट्रस्ट इन आवर मनी। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक की ड्यूटी है कि वो लोगों का ट्रस्ट बनाए रखे। तो सेंट्रल बैंक की जरूरत है कि वो जल्द से जल्द एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करे और वर्चुअल करेंसी के लिए एक ऑल्टरनेटिव लोगों को प्रोवाइड करे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एनईपी की बात की गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या करने की जरूरत है। तो लगभग 1 साल हो गए तब जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन में शिफ्ट करने की बात करती है। पहली बात ये कि बच्चे सिर्फ सीखे ना, बच्चे ये सीखे कि उन्हें सीखना कैसे। तो चिल्ड्रन नॉट ओनली लर्न बट मोर इम्पोर्टेंटली लर्न हाउ टू लर्न, कि उन्हें सीखना कैसे। और पहली बात, एजुकेशन को ज्यादा एक्सपीरियंशियल बनाने की बात की गई, इंक्वायरी ड्रिवन बनाने की बात की और फ्लेक्सिबल बनाने की बात की है। इन विच देर इज नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। तो पहले बेसिकली अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था, अलग अलग बॉक्सेस में कर दिया जाता था। अब वो हार्ड सेपरेशन हटाने की बात की गई है। तो ऑथर ने बोला लगभग 1 साल हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुए द्वारा। अभी हम जैसे कुछ चेंजेस देख सकते हैं एजुकेशन में। फॉर एग्जांपल जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में डिलीवर होने लग गए। लगभग 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 8 स्टेट्स में वो अब हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी में भी इंजीनियरिंग वहां पर परस्यू कर सकते हैं। तो दिस हैज द पोटेंशियल टू ओपन अप टेक्निकल एजुकेशन। तो अब टेक्निकल एजुकेशन उन बच्चों के लिए भी है जिनके लिए इंग्लिश एक हैंडीकैप की तरह काम करता था। फॉर एग्जाम्पल उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, तो जिस कारण वो इंजीनियरिंग को परस्यू नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज भी आती है वो तब भी इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को लेकिन इन सब चीजों के लिए जरूरत है कि गवर्नमेंट को रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट डालने की जरूरत है, साथ ही एक नॉलेज इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भी था कि जो जीडीपी के लगभग 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। अब जो टेंशन है एनईपीज एम्बिशन और फैक्ट्स की, तो इससे ये पता चलता है, जैसे इसमें बात की गई एनईपीज में, कि हम
ऑटोनॉमी ज्यादा देंगे कॉलेजेस को, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। पर ऑथर ने बोला अगर ग्राउंड पे देखो तो ये चीज एविडेंट नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल लगभग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया था। लास्ट फोर्टनाइट सेंटर ने लगभग 12 यूनिवर्सिटीज में वीसीज अपॉइंट किए, वो भी 10 महीने के डिले के बाद, काफी डिले के बाद ये अपॉइंट किया। तो ऑथर ने बोला अगर आपको ऑटोनॉमी देनी है तो आपको जल्द से जल्द ये सारी पोजीशन फिलअप करनी चाहिए, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसे फिलअप करने के लिए। उसके अलावा हम देखें जो बजट है वो स्लैश किया गया है लगभग 5,000 करोड़ से। हायर एजुकेशन सिस्टम में भी लगभग 1,000 करोड़ कट दिया गया है। तो ये सारी चीजें ऑथर ने बोला हमें रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही द एनईपी फोर्सफुली लेंड्स इट्स वेट टू द आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात की गई है। ऑथर ने बोला अभी एबीबी के द्वारा कंप्लेंट्स आई थी कि वहां पर जैसे कैंपसेस में जहाँ पे आइडियाज और क्रिएटिविटी का स्पेस होता है, तो एक वेबिनार हो रहा था उसे रोक दिया गया क्योंकि वो कुछ अगेंस्ट जा रहा होगा कि डिसअप्रूव, जैसे स्पीकर ने कोई बात बोली तो उसे डिसअप्रूव किया जा रहा था लोगों के द्वारा। तो ये तो कैंपसेस तो ऐसे स्पेस होते हैं जहां पर लोगों को पूरा फ्रीडम होना चाहिए अपने आइडियाज को रखने का, अपनी क्रिएटिविटी को रखने का, तो उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए। तो ये सारी बातें ऑथर ने बोली, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नो फॉसिल फ्यूल्स। तो ऑथर ने बोला यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, इंडिया की ऑयल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो इंडिया लगभग 85% अपना क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स इम्पोर्ट ही करता है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कभी भी प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो इंडिया उस वॉलिटिलिटी का भी शिकार हो जाता है कभी कभी, जैसे अभी कितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए हैं पेट्रोल के। तो देयर इज गुड रीजन देयरफॉर फॉर द मिनिस्टर टू रैंक द हार्नेसिंग ऑफ इंडियाज इंडिजिनियस पेट्रोलियम रिसोर्सेज। तो हमें जरूरत है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज है हम उसे हार्नेस करने की कोशिश करें। अब इंडिया में वेल बी सिटिंग ऑन सब्सटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स, तो ऑथर का ये कहना है इंडिया में अच्छे खासा सब्सटेंशियल हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हो सकते हैं, जरूरत हमें उन्हें माइन करने की। जैसे कि हमारे पेट्रोलियम साइंटिस्ट ने भी बोला है कि इंडिया में हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं, तो दीज रिजर्व्स आर नॉट इजी टू लोकेट। पहली बात, इन रिजर्व्स को लोकेट करना इजी नहीं है, अगर लोकेट हो भी गए तो उनको डिफिकल्ट होगा डेवलप करना और प्रोड्यूस करना कमर्शियल बेसिस पे। तो दे आर डिफिकल्ट टू फाइंड बट इवन व्हेन फाउंड, पहली बात तो इन्हें ढूंढना मुश्किल है, और अगर मिल भी गए तो जो कॉस्ट इनकर्ड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो आर ऑफ ऑफन सो हाई दैट एक्सेप्ट इन मार्केट कंडीशंस ऑफ हाई प्राइसेस, तो डिस्कवरी वो कमर्शियली वायबल है ही नहीं। अगर आपने डिस्कवर करके उनको क्रूड ऑयल में आप पेट्रोलियम बनाने की कोशिश करोगे तो आपके बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। उसके अलावा अगर हम देखें जो ऑयल रिकवरी रेट है इंडिया में बहुत कम है। अगर आपको 100 मॉलिक्यूल्स डिस्कवर होते हैं तो सिर्फ उनको आप 28 ही मोनेटाइज कर पाते हो, लेकिन अगर ये नंबर कंपेयर करो बाकी कंट्रीज से तो लगभग 45% जो फील्ड्स हैं उसमें ये नंबर आपको 45% दिखेगा। तो इंडिया में 28% ऑयल रिकवरी रेट है लेकिन वर्ल्ड में 45% है, तो इंडिया इसमें भी बहुत पीछे। तो हमारी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हमें मिल भी गए, लोकेट भी हमने कर लिए, तो वो कमर्शियली वायबल नहीं है। और दूसरी बात, हमारे ऑयल रिकवरी रेट बहुत कम है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उसमें से लगभग सिर्फ 28 या मोनेटाइज कर पाते हैं। अब ऑथर ने बोला प्री कोविड हम लगभग 4.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल को इंपोर्ट करते थे, जिसमें से 50% मिडिल ईस्ट से आता था, प्रीडोमिनेटली सऊदी अरब, इराक और ईरान से आता था। लेकिन ये वाला रीजन है, ये सेंट्रल एशिया का, यहाँ पे सेंट्रल एशिया और फिर यहाँ पे इराक ईरान वाला रीजन जो है वहां पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और सोशल फॉल्ट लाइंस है। कब आपकी सप्लाई रुक जाए आपको पता नहीं, कब वहां पे सिविल वॉर हो जाए कुछ भी नहीं पता है, तो हमारी सप्लाई रप्चर हो सकती है। तो उसके लिए हमें कंटिजेंसी सेफगार्ड्स बनाने के रखने की जरूरत है। हमने कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बना रखे, हमने वहां पे ऑयल जो है उसको स्टोर भी कर रखा है, लेकिन हमने उतना ही स्टोर कर रखा है कि हम 12 दिनों का इंपोर्ट को बस स्टोर कर रखा है। लेकिन हो सकता है उनके यहाँ जो प्रॉब्लम्स वो लगभग उससे ज्यादा दिन चल जाए, तब हम क्या करेंगे अगर हमारी सप्लाई रुक जाएगी। तो गवर्नमेंट हैज अप्रूव प्लान्स टू इंक्रीज दिस बफर, तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि कैसे हम इस 12 दिन का जो हमने कंटिजेंसी सेफगार्ड बना रखा उसे 25 दिन का कर दें। अगर हम और कंट्री से कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल चाइना, ईयू, साउथ कोरिया, जापान, इन लोगों ने लगभग 70 से लेकर 100 दिनों तक के रिजर्व रख रखे हैं, जो कि हमने 12 दिनों का रख रखे हैं। ऑथर ने बोला कि हमें लगभग 35 दिन तक के तो रखने ही चाहिए। जैसे कि हम एक केवेंट बना सकते हैं जामनगर में, जहां पे सारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स आते हैं, तो वहां पर हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना के वहां पे स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑथर ने सजेशन दिया कि कैसे हम पब्लिक सेक्टर जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है। आई होप आपको समझ आ गया। इसमें बेसिकली ऑथर ने ये बोला है जो हमारी डिपेंडेंस है सऊदी अरबिया, ईरान, इराक पर बहुत ज्यादा है क्रूड ऑयल के लिए, तो उसको हमें कम करने की जरूरत है और हमें कंटिजेंसी रिजर्व बनाने की जरूरत है। और लगभग 35 दिनों की कंटिजेंसी रिजर्व बनाने की जरूरत है कि कभी भी हमारी अगर लॉजिस्टिक्स में रप्चर आ गया और हम ऑयल को इम्पोर्ट ना कर पाए, तो कम से कम कुछ दिनों तक तो हम सर्वाइव कर सकें। अब हम आगे चलते हैं ना, ग्रीन वारंट। तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो खोरी गांव है वहां पर जो भी लोग रहते हैं उनके घरों को डिमोलिश कर दिया जाए, क्योंकि वो अरावली की फॉरेस्ट लैंड पर बने हुए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है, जैसे कि जुडिशियल एक्शन कराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो भी अनऑथोराइज स्ट्रक्चर्स उनको रेज डाउन कर दिया जाए, तो ऑथर ने इसको नाम दिया ग्रीन इंपीरियलिज्म, जहां पर रूल ऑफ लॉ का यूज करके कैसे इकोलॉजी मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि एक तरफ तो जो कैपिटलिस्ट को फॉरेस्ट का लैंड दे दिया जाता है कि आप माइनिंग करो, आप डैम्स बनाओ, रियल एस्टेट डेवलपमेंट करो, और जहां पर लोग रह रहे हैं जिस फॉरेस्ट के, भले ही वो फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हो अनऑथोराइज हो, तो आप इकोलॉजी को रिस्टोर करने के नाम पर ऐसा तो नहीं कर सकते कि उनके घर रेज डाउन करा दो। तो द रेजिंग ऑफ खोरीगांव इज अ jarring एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मॉडल्स दैट फ्रेम फॉरेस्ट वर्सेस पीपल। तो यहाँ पे फॉरेस्ट वर्सेस पीपल की ऑथर ने बात की है। द बस्ती रेसिडेंट्स हैव बीन रिपीटेडली विलिफाइड एज फॉरेस्ट इंक्रोचर्स, तो उनको बोला गया कि उन्होंने फॉरेस्ट को इंक्रोच कर लिया, फॉरेस्ट का लैंड इंक्रोच कर लिया है। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाई कि उन्होंने जमीन ली है, लेकिन उनके साथ ये फ्रॉड हुआ था। बेसिकली वो जमीन बेची ही नहीं जा सकती थी, वो सरकार की जमीन थी। तो environmentalist and housing right activists are aghast that the orders of the highest court have been instrumentalized to unleash the worst form of violence। तो ऑथर ने बोला ये जो वहां पर लोग कम्युनिटी रह रही है उनके खिलाफ ये वायलेंस हो रहा है, कैसे उनके घर तोड़े जा रहे हैं, वो भी पैंडेमिक के बीच में। और पुअर और माइग्रेंट वर्कर्स जो सिटीज में, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, उनके पास कोई जमीन नहीं होती कि वो कहाँ घर बनाए, तो पब्लिक लैंड पर ही घर बना लेते हैं। और स्टेट उनके इन सारी चीजों के लिए प्रोवाइड भी नहीं करता, तो स्टेट या तो प्रोवाइड करो, नहीं तो फिर वो पब्लिक लैंड पर ही घर बनाएंगे। ऑथर ने ये सारी चीजें बोली हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है रीन्यूइंग द ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो यहाँ ऑथर ने बोला 75 ईयर्स होने वाले हमारे इंडिपेंडेंस के, तो हमने क्या क्या इंडिकेटर्स पे क्या क्या अचीव किया। तो इंडिपेंडेंटली जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, पार्टीशन का वूंड तो था ही, साथ ही इंडिया पॉपुलेशन रफली उस समय 340 मिलियन थी। 70% लोग पुअर थे और सिर्फ 12% लोग लिटरेट थे। विंस्टन चर्चिल ने ये बात बोली थी। तो विंस्टन चर्चिल तो खैर हिटलर से कंपेयर किया जा सकता है उन्हें। तो इफ इंडिपेंडेंस इज ग्रांटेड टू इंडिया, अगर हम इंडिपेंडेंस दे देंगे इंडिया को, तो पावर विल गो टू द हैंड्स ऑफ रास्कल्स, रक्स, फ्री बूटर्स। ऑल इंडियन लीडर्स विल बी ऑफ लो कैलिबर एंड मैन ऑफ स्ट्रॉ। दे विल हैव स्वीट टंग्स एंड सिली हार्ट्स। दे विल फाइट अमंग्स देमसेल्फ फॉर पावर एंड इंडिया विल बी लॉस्ट इन पॉलिटिकल स्क्वाबल्स। तो उन्होंने जो भी बातें बोले हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर अब तो हम ब्रिटेन की इकोनॉमी के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या बातें बोली हम देखते हैं। उन्होंने बोला था अगस्त 14, 1947 को, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। उनकी बहुत पॉपुलर स्पीच है। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. A movement comes which comes but rarely in history. साथ ही उन्होंने बोला सर्विस ऑफ इंडिया का मतलब ये है द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस, और साथ ही इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को कैसे खत्म करना है। अब ऑथर ने कंपेयर किया कि 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के हो गए तो हमने कौन से इंडिकेटर्स में कितना अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि 70% लोग पुअर थे 1947 में। हेड काउंट रेशियो जो पॉवर्टी का था इंडिया का, आज 21.9% है। तो हम 70% से 21.9%, हमारे लगभग सिर्फ 21% लोग अब गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, अगर प्लानिंग कमीशन के जो एस्टिमेट है तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन की बेसिस पे अगर देखा जाए। बट मैनी लेफ्ट इज डिस्प्यूटेड। अब कुछ लोग डिस्प्यूट करते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कम कर रखी है आपने पॉवर्टी लाइन। उसके लिए सी रंगराजन कमेटी भी बनाई गई थी, जिन्होंने एस्टिमेटेड हेड काउंट रेशियो बोला कि पॉवर्टी जो 29.5% पे। अगर इंटरनेशनल डेफिनेशन देखिए पर कैपिटा इनकम की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सिर्फ 11.3% लोग पॉवर्टी में है, क्योंकि इंटरनेशनल डेफिनेशन ये है कि अगर एक इंसान की पर कैपिटा इनकम पर डे की $1.9 पर डे है, तो फिर उसको उससे कम है तो ही उसको गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो 11.3% है। लेकिन इंडिया के ऑफिशियल एस्टिमेट्स पे जाओ तो हमारे यहाँ लगभग 21.9% गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो 70% से हम 21.9% तक आ गए हैं। क्या इंडिया इससे बेटर कर सकता था? तो ऑफकोर्स इंडिया इससे बेटर कर सकता था। तो इफ इंडिया हैड इन्वेस्टेड, अगर इंडिया इन्वेस्ट करता बेटर क्वालिटी एजुकेशन मासेस के लिए, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड, तो रिजल्ट से ज्यादा अच्छे हो सकते थे। हम अपने आईआईटी, आईएम्स, एम्स इन सब पे बहुत प्राउड करते हैं कि हमारी कंट्री में इतने बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं। जो हमारा ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो लगभग 12% था 1947 में, आज वो 77% हो गया, जिसमें केरला सबसे ऊपर है लिटरेसी रेट में और बिहार सबसे नीचे है। उसके बाद भी अगर हम असर रिपोर्ट देखें जो कि प्रथम एनजीओ निकालता है, वो इंडिकेट करता है कि हमारे लोग लिटरेट तो हैं। फॉर एग्जाम्पल 8th ग्रेड के जो बच्चे हैं वो 5th या 6th ग्रेड की लर्निंग रिक्वायरमेंट्स को नहीं फुलफिल कर रहे हैं। तो जो एजुकेशन की क्वालिटी वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो उस एजुकेशन की क्वालिटी को लाने की बात की गई है। तो विदाउट क्वालिटी एजुकेशन, जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं आएगा तो लोगों की इनकम कम ही रहने वाली है और बहुत ज्यादा लोग पॉवर्टी ट्रैप में ही फंसे रहेंगे। द पेंडेमिक हैड एक्सरबेटेड द डिजिटल डिवाइड। अब पेंडेमिक की वजह से जैसे ऑनलाइन टीचिंग शुरू होगी तो उसकी वजह से और ज्यादा डिजिटल डिवाइड बढ़ गया है और एजुकेशन में बहुत इसके कारण दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो अब ऑथर ने फूड सिक्योरिटी इंडिकेटर को कंपेयर किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले शिप टू माउथ इकोनॉमी थी कि हमारे यहाँ सारी चीजें इंपोर्ट होती थी, यहाँ तक कि खाने का अनाज भी इंपोर्ट होता था। अगर आज हम देखें तो हम राइस के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं।
दिस हैज बीन अचीव्ड, अभी अचीव किया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, सीड्स का इम्प्रूव यूज करके, इसके अलावा गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स दिए गए उसका यूज करके। लेकिन ऑथर ने बोला पर इसका एक ह्यूज कॉस्ट है, जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसके साथ एक्चुअली वर्चुअली वाटर भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राइस बहुत ज्यादा वाटर गजलिंग क्रॉप है। तो यहाँ पर हम बेसिकली अपना वाटर भी एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो इंसेंटिव्स की जरूरत है, सरकार ऐसे जैसे एमएसपी और भी ज्यादा क्रॉप्स में बढ़ाए, ताकि जो फार्मर्स है वो व्हीट और राइस से हटके कोई और क्रॉप्स को उगाने की कोशिश करें। द क्वेश्चन दैट बॉदर्स अस इज दैट इफ इंडिया हैज बीन सो सक्सेसफुल, अगर इंडिया इतना सक्सेसफुल है पॉवर्टी रिड्यूस करने में, फूड अवेलेबिलिटी इंप्रूव करने में, तो उसके बाद भी फ्री फूड क्यों देना पड़ रहा है हमें 800 मिलियन लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में? अगर हमने इतना अच्छा कर लिया तो हमें क्यों लोगों को फ्री अनाज देने की जरूरत पड़ रही है? और साथ ही मेल न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा है। तो ऑथर ने बोला जो इंडिया का पब्लिक ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज्यादा करप्ट है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इनएक्सपेंसिव है, इनएफिशिएंट और करप्ट सिस्टम है, और उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के एस्टिमेट से जाएं तो फूड सब्सिडी लगभग 31% जो टोटल रेवेन्यू है यूनियन गवर्नमेंट का वो फूड सब्सिडी में ही चला जाता है। तो ऑथर ने बोला आप फ्री राइस और व्हीट देते हो, इससे ज्यादा अच्छा आप ये कर सकते हो कि लोगों को आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो, उनकी स्किल्स इंप्रूव करो, तो उनकी इनकम अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी और वो मार्केट से खरीद सकते हैं ये सारी चीजें। तो ऑथर ने बोला यहाँ पर रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को आप कैश ट्रांसफर्स कर सकते हो, अपना ग्रेन स्टॉक लिमिट कर सकते हो, क्योंकि एफसीआई में ज्यादातर ग्रेन प्रोकर करने के बाद ज्यादातर ग्रेन खराब ही हो रहा होता। तो दिस कैन बी अचीव विदाउट सेक्रीफाइसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सपोर्टिंग द वल्नरेबल पॉपुलेशन। तो आपको वल्नरेबल पॉपुलेशन आप ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल उनको कैश ट्रांसफर्स देके, टारगेटेड बेनिफिशियरीज को उनको अच्छी एजुकेशन देके, मास को एजुकेट करके, तो वो अपने आप ही जो डेट ट्रैप से बाहर आ जाएंगे, पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पैसिफिक पीपल के ऊपर रेड की गई थी डॉन रेड्स। अब ये डॉन रेड्स कहाँ से रिलेटेड है? तो पैसिफिक कम्युनिटी जो कि बेसिकली न्यूजीलैंड में रहती है। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेकिंडा अर्डन ने इसके लिए माफी मांगी थी जो पैसिफिक पीपल के ऊपर कभी रेड की गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान फाइनलाइजेस बिल टू गिव प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगिट बाल्टिस्तान। तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि बेसिकली इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो पाकिस्तान अब इसको प्रोविंशियल स्टेटस देने वाला है। तो पाकिस्तान अथॉरिटीज है फाइनलाइज अ बिल कि वो उसको प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस देंगे जो भी गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है। इंडिया ने क्लियरली कन्वे कर लिया है जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है वो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और जम्मू कश्मीर इंटीग्रली इंडिया का पार्ट है। तो इंडिया हैज क्लियरली कन्वे टू पाकिस्तान दैट द एंटायर यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर की है और जो लद्दाख की है और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो रीजन है वो इंडिया का ही है, बाई वर्चुअली ऑफ इट्स फुली लीगल एंड इररिवोकेबल एक्सेशन। अब जो गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से पास होता है, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। जो सीपैक है जो कि बेसिकली ये गिलगिट बाल्टिस्तान के रीजन से जा रहा है, वो पाकिस्तान के जो ग्वाडार पोर्ट है उसको चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करेगा, और ये चाइना का वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आता है। आई होप आपको आज का न्यूज़ पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।